नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये विशेष सत्र 3 दिन तक चलेगा। पहले ये सत्र सिर्फ 2 दिन के लिए निर्धारित था, लेकिन विधायकों की तरफ से अधिक समय की मांग और चर्चा की उत्सुकता को देखते हुए 1 दिन और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 5 नवंबर को भी सदन की कार्रवाई चलेगी। रजत वर्ष के इस विशेष सत्र में राज्य की 25 वर्ष की यात्रा और आगे की 25 वर्ष की दिशा पर विस्तृत चर्चा हो रही है। देखिए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार कल जवाब देगी सारी बातों का, लेकिन क्योंकि आज ये रजत जयंती को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया, सभी सदस्यों की उत्सुकता है बोलने की 25 वर्ष की यात्रा पे और अपने अपने क्षेत्रों में जो उपलब्धियां उसके बारे में बोलने की, उसको देखते हुए कार्य मंत्रणा की बैठक करने के बाद सदन को 1 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि 1 दिन के लिए और बढ़ाई गई है, ऐसे में क्या वजह रही जिसके चलते फैसला लिया गया? देखिए शिखा, उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि को बढ़ाया गया है। 1 दिन के लिए सत्र की अवधि को और बढ़ाया गया है। सदन 3 दिन चलने वाला था, वह 3 दिन चलेगा। विधायकों ने सदन में चर्चा करने के लेकर जो है उत्सुकता दिखाई थी और इससे सत्र के 1 दिन और चलने के लिए मांग की थी कि 1 दिन और इसकी अवधि को बढ़ाया जाए। पहले 2 दिन का ये विशेष सत्र था, अब 3 दिन का विशेष सत्र हो गया है। कल 1 दिन और सत्र की कार्रवाई चलेगी और ऐसे में सत्र की कार्रवाई इसलिए भी बढ़ाई गई है क्योंकि एक और जहां विधायकों की ओर से मांग की जा रही थी, तो वही दूसरी ओर कल जो है गुरु नानक देव जयंती भी है, वह भी सदन में मनाई जाएगी और इसके चलते जो है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जो है हुई थी, उसमें सत्र की अवधि बढ़ाने का जो निर्णय है वो लिया गया था। यानी कि रजत वर्ष पर सभी विधायक चर्चा में भाग लेने के लिए जिस तरह तैयारी की उनकी ओर से उस तक उत्सुकता दिखाई गई, उसके चलते जो है कार्य मंत्रणा की जो समिति की बैठक थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी विधायक चाहते हैं कि अवधि बढ़ाई जाए। उसके दौरान जो है सदन में इसको समक्ष रखा, ये बात समक्ष रखी गई और विधायकों ने सभी ने इस पर सहमति जताते हुए, हाथ उठाते हुए कहा कि 1 दिन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और इस पर जो है आगे जो रोड मैप पर चर्चा हो रही है, विकास कार्यों पर चर्चा हो रही है, राज्य की प्रगति पर चर्चा हो रही है, जो लगातार विधायक अपने क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, हर सेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उस चर्चा को 1 दिन और बढ़े और 1 दिन और चर्चा का समय मिले, उसके लिए जो उन्होंने की ओर से उत्सुकता दिखाई गई थी, उस पर जो है कार्य समिति ने बैठक के दौरान जो है इसका फैसला लिया है और अब कल भी ये बैठक जो है वो चलने वाली है। यानी कि सत्र कल भी चलेगा और कल भी जो है विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, 25 साल के विकास कार्यों पर बातचीत करेंगे। जी शिखा। योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर पौड़ी में आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेले के शुभारंभ अवसर पर जनता को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर महादेव के पौराणिक मंदिर संपूर्ण उत्तराखंड की अनमोल धरोहर है। हर साल बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पारंपरिक मेले हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। आगे सीएम ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य तेज गति के साथ चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरे होने पर श्रीनगर के साथ पूरे गढ़वाल क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से श्रीनगर क्षेत्र में कई विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। 4 करोड़ 88 लाख की लागत से रोडवेज, बस स्टेशन और पार्किंग का निर्माण किया गया है। अलकनंदा नदी के किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का निर्माण कार्य श्रीनगर पालिका को नगर निगम बनाया गया है। 37 करोड़ से ज्यादा की लागत से मणि चौरास जाखड़ी पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण भी किया जा रहा है। धारी देवी मैया की, कमलेश्वर महादेव की, नगर निगम क्षेत्रांतर्गत आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, महापौर नगर निगम श्रीमती आरती भंडारी जी, जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल श्रीमती स्वाति भदौरिया जी, हमारे सभी अन्य आए हुए सभी अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, कीर्तन मंडलियों से आई हुई सभी हमारी बहनें, हमारे सभी समस्त वार्डों के आए हुए सभी पार्षदगण, श्री लखपत सिंह भंडारी जी और सभी
श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सभी का आज इस भव्य विकास प्रदर्शनी बैकुंठ चतुर्दशी मेले के इस कार्यक्रम में आप सभी का उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सच कहूं तो मुझे और भी अधिक खुशी होती अगर मैं आप सभी के बीच उपस्थित होकर इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु विधानसभा के विशेष सत्र में व्यस्त होने के कारण आपसे वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ पा रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों बहनों, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर महादेव के पौराणिक मंदिर इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की अनमोल धरोहर हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के समक्ष 1000 कमल पुष्प अर्पित कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया था। उसके बाद भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में एक माह तक 108 कमल पुष्प चढ़ाते हुए शिव आराधना की थी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दियों का व्रत करने की परंपरा ने इस स्थान को निसंतान दंपतियों के लिए आशीर्वाद के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है। प्रत्येक वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराओं का भी प्रतीक है, क्योंकि इस प्रकार के पारंपरिक मेले हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस मेले के सभी आयोजक मंडल को, नगर निगम महापौर को, सभी को साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने, इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्षों में प्रदेश को कितना विकास हुआ है, ये सवाल आज भी कायम है। रजत जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही है। ऐसे में विधानसभा के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद देखने को मिला। जब जनहित के मुद्दों पर सवाल उठता है तो हंगामा शुरू हो जाता है। अरे मैं पूरे उत्तराखंड में हूँ भाई, उधर से मेरा ही है। सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है, फर्क है दोनों में फर्क है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने को हैं, लिहाजा राज्य रजत जयंती वर्ष मना रहा है। विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। कहा गया था कि विधानसभा में राज्य की प्रगति का रोड मैप तैयार किया जाएगा, लेकिन 2 दिवसीय सत्र में क्या हुआ, ये इस बहस को देखकर समझा जा सकता है। अरे मैं पूरे उत्तराखंड में हूँ भाई, उधर से मेरा ही है। सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है, फर्क है दोनों में फर्क है। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो, विनोद चौधरी उत्तराखंड का नागरिक है और उत्तराखंड का नागरिक के नाते बात करता है। फर्क है तुम में मुझ में। आपको कैसे पता आप उत्तराखंडी हम नहीं है यार? आपकी भाषा बता रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने बहुत छोटा सा आप हमको टोक करो। उत्तराखंडी हूँ। आप गैरसैंण राजधानी की बात क्यों नहीं कर रहे? आप गैरसैंण में पॉलिटिकली स्टैंड हम चौधरी नहीं है। राज्य में भी बीजेपी की सरकार रही तो कभी कांग्रेस की सरकार रही, लिहाजा इस बात की सदन में बहस हुई कि किसकी सरकार में राज्य का तेजी से विकास हुआ। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधायक तीखी बहस करते नजर आए। जब जनहित के सवाल उठाने थे तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। यहाँ पहाड़ की बात हो रही थी, मुझे जरा बताए, कोई पहाड़ पे रेल जाने की कभी किसी ने सपना देखा था क्या? कभी सोचा था क्या? आज यदि ऋषिकेश से है वो शिलान्यास ही करते रह गए तो हम काम कर रहे हैं।
वो शिलान्यास करते थे, हम काम कर रहे हैं, साक्षात दिख रहा है माननीय। आप धन्यवाद तो दो, हम अगर प्रशंसा कर सकते हैं। विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष के पास अपनी सरकार की उपलब्धियां हैं और विपक्ष के पास सवालों की पोटली। उस पोटली से विपक्ष ने एक एक कार्य विभागी सवाल किए, जिनका जवाब देने के बजाय हंगामा किया गया। सवालों पर चर्चा की बजाय इस बात पर बहस हुई कि आपने क्या किया, तुमने क्या किया। अपनी नाकामियों को लेकर के राजनीतिकरण करने की बात करना, मैं समझता हूं ये राजनीति की ये राजनीति को गलत है। सरकार की कमी छुपा रहे हैं आप, सरकार की कमी छुपा रहे हैं आप। रास्ते का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हम बताएंगे इससे। बात सेवा से जुड़ा सवाल है, राजनीति नहीं हो रही है। ये गलत बात है सुबोध भाई। जब सरकार ने झूठ बोला इसलिए माइक भी बंद हो गया। भाई एक बात, राज्य के गठन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद हर 5 साल में सरकार बदलती रही। सभी सरकारों ने कुछ न कुछ विकास किए हैं। मौजूदा वक्त में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया से लेकर उनके मंत्री, सांसद, विधायक तक विकास कार्यों के गीत गा रहे हैं। रेलगाड़ी के खिड़कियों से लटकते फिरे और ये सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। हमारा रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को, ये एक एजेंडे के तहत बसाए गए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, एक एजेंडे के तहत ये बसाए गए और एक एजेंडे के तहत ही दूसरे जगहों पे भी बसाने का काम हो रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे भी अधिकार इस बात को कहने का। एक एजेंडे के तहत बसाए गए। आपने तो बोल दिया एक सेकंड, एक एजेंडे के तहत। एक सेकंड सर, Why not at a safe distance from the railway track? Why not at a safe distance from the railway track? एक सेकंड सर, क्या मतलब है इसका? सर एक सेकंड सर, बिल्कुल इसे ही नरक कहते हैं। एक सेकंड 9 नवंबर वर्ष 2000 को राज्य का गठन हुआ था और अब उत्तराखंड युवा हो चुका है। लेकिन आज भी राज्य गठन के मकसदों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। सवाल ये उठते हैं कि क्या राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के मुताबिक उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। सवाल ये उठते हैं कि पहाड़ की राजधानी में पहाड़ों के सपनों पर काम हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंडियों के लिए इस बारे में तो कोई शक नहीं ना। उत्तराखंडियों के लिए है कि नहीं? खंड के लोग बाहर के प्रदेशों में नहीं जाते क्या? या कब्जा था हिंदू? जाइए, मैंने कब कहा? मैं तो 1000 बार कह रहा हूँ, आइए कारोबार करिए। उत्तराखंड मुझे बता दीजिए, लेकिन वो खरीदी हुई जमीन पे रहते हैं। उत्तराखंड खैरात नहीं है। आपकी सरकार में मालिकाना हक दिया, तय करेगा। ये मजा की बात है, ये काम करिए, निकलिएगा, लेकिन इसका मतलब कब्जा करेंगे। आप नरक शब्द का इस्तेमाल सेटलमेंट कराया हमारे श्रमिकों के हित के अगेंस्ट है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विकास कार्यों को लेकर आरोपों की राजनीति है, जो कई सारे सवालों को जन्म देती है। सच तो यह है कि पहाड़ के लोगों की स्थिति आज भी बेहद खराब है। सच तो यह है कि पहाड़ी जिलों में ना तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ना ही शिक्षा की बेहतर व्यवस्थाएं। स्थिति तो यह है कि हजारों गांव आज भी ऐसे हैं जो सड़क मार्ग तक से नहीं जुड़ पाए हैं। तुमने हरिद्वार की बात, आप हरिद्वार बैठ जाइए। एक सेकंड, माननीय मंत्री खड़े हैं, जब कहीं गलत वो बोलिए तो ये माननीय मंत्री जी खड़े हैं, आप सुन लीजिए। माइक हरिद्वार में भी जो है, जो हरिद्वार जनपद के सब जगह है, उनके लिए भी बिल्कुल एग्री। रजत जयंती पर जब विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाया गया तो ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा नहीं हुआ। 2 दिवसीय सत्र में अगर कुछ हुआ तो ये हुआ कि राज्य गठन के क्रेडिट को लेने की होड़ मची। अगर कुछ हुआ तो ये कि सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति हुई। सदन में अंदर हुई बहस को सुनिए और समझिए, उसके बाद ये समझने में आसानी होगी कि हम और आप जिसे वोट देकर सदन तक भेजते हैं वो वहाँ बैठकर क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। दोनों में फर्क है।
टिहरी के चौखटिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते लगभग 350 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद पदयात्रा करते हुए चौखटिया के स्थानीय निवासी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा के पास धरना प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान पीड़ित लोगों ने प्रशासन से चौखटिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को सुधारने की मांग की। जैसा कि सभी को पता है कि 2 अक्टूबर से चौखटिया में आमरण अनशन चल रहा है। वो आमरण अनशन अलग विषय है और ये पद यात्रा 24 अक्टूबर से चौखटिया से ही निकली है, इसका अलग विषय है। ये पद यात्रा केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को जन जागृत करना, अपने मौलिक अधिकार स्वास्थ्य के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी जगाना है कि आप के नागरिक जो उनका प्रथम मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य, आप उनको कब बेहतर स्वास्थ्य नीति देंगे ताकि वो अपने ब्लॉक में ही अपना उपचार करा सके। देहरादून, हरिद्वार या हल्द्वानी अन्य शहरों में उनको ना जाना पड़े। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से केवल इतना ही पूछने आए हैं। ये कोई आंदोलन नहीं है, एक यात्रा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिल लें तो उसके बाद हम भी चले जाएं और अपने आगे की तैयारी करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो भविष्य में, तो जो हमारी मांगे हैं वो उन्हें को पूरा कर दें। आज ये केवल यात्रा है, हम उनसे मिलने आए हैं। और जैसे कल का हमने अभी तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए थे, पर जो कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो उसके जवाबदार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही हैं, क्योंकि उन्होंने मजबूर किया हमको ऐसे नारे लगवाने के लिए। अन्यथा हमने आज तक उनके मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर कहा कि राज्य 25 साल की गौरवशाली यात्रा पूरी कर चुका है और अब ये जवान उत्तराखंड आत्मनिर्भरता की देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, एयर और रेल कनेक्टिविटी में तेजी, उद्योगों का आगमन और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि राज्य की प्रगति के प्रतीक है। गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल घटने के बावजूद कृषि उत्पादन 3 लाख टन तक बढ़ा है और सेब उत्पादन में राज्य अब कश्मीर और हिमाचल के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा के लिए नीति लागू की है, जिससे किसान अब ब्लैक और गोल्डन कीवी जैसे व्यावसायिक फलों की खेती की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने आपदाओं के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तत्काल मौके पर पहुंचने की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि यही संवेदनशील शासन का परिचायक है। सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के परिजनों की सम्मान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है और शहीद परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान भी धामी सरकार ने सुनिश्चित किया है। हम बड़े गौरवशाली हैं कि आज हमारा राज्य 25 साल का हष्ट-पुष्ट नौजवान हो गया है और 25 साल के अंदर प्रदेश ने बहुत तरक्की की है। क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुले, चाहे एयर एक्टिविटी हो, मात्र 2 फ्लाइट चलती थी, आज 16 से अधिक फ्लाइटें चल रही हैं। यहाँ देश के प्रमुख शहरों को उससे जुड़ा गया है। चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, शीघ्र ही पर्याप्त रेल पहुंच रही है और समाज के हर वर्ग की चिंता इस सरकार ने की है। आज कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि राज्य बनने के बाद कई फैक्ट्रियां यहाँ पर आई, कई इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आए, हमारा क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर कम हो गया और उसके बावजूद उत्पादन 3 लाख टन बढ़ा। ये इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। आज एप्पल के क्षेत्र में हम कश्मीर व हिमाचल के बाद तीसरे नंबर पर हैं और जो हाई डेंसिटी का एप्पल हम आज लगा रहे हैं M9, जो एक ही साल में फल देता है, 2030 तक हम इनकी बराबरी पर आ जाएंगे। चारों धामों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में जल्द ही 5वें धाम सैन्य धाम की स्थापना भी होने वाली है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उत्तराखंड जिस प्रकार से तीर्थों की भूमि है, उसी तरह से वीरों की भूमि भी है। प्रदेश के औसत हर घर से एक नौजवान सेना में शामिल होकर देश की सेवा और सीमा पर तैनात होकर मातृभूमि की रक्षा करता है। जिस प्रकार से तीर्थाटन के क्षेत्र में उत्तराखंड
चार धाम और हेमकुंड साहिब को लेकर गौरवान्वित है। यहाँ पर ये तीर्थाटन की भूमि है, तीर्थों की भूमि है। उसी प्रकार से ये एक वीर भूमि भी है और वीरता के नाम पर यहाँ पर प्रत्येक लगभग औसत परिवार से एक व्यक्ति सेना में है, सीमाओं की रक्षा करता है, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देता है। तो ऐसा उनकी स्मृति में जिन्होंने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया है, यहाँ पर 5वां धाम सैन्य धाम बनाने का संकल्प हुआ है। मुझे लगता है कि वो पूरा हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के पीछे जो अवधारणा थी, जिन शहीदों और आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया, उनके सपनों को आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पहली निर्वाचित सरकार ने आत्मनिर्भर और समग्र विकास की दिशा में मजबूत पहल की थी, लेकिन इसके बाद से लगातार सरकारें जनता की मूलभूत जरूरतें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार पर विफल रही। उन्होंने कहा कि आज राज्य पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन आय के स्रोत बढ़ाने और उत्पादकता सुधारने के प्रयास नहीं किए गए। चौखुटिया से लेकर गाड़ी पार्क तक की 300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा इसका उदाहरण है, जब बिना शोर शराबे के लोग सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। आर्य ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जनता के सवालों से बचने के लिए हर बार विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाती है। देखिए, कल भी कहा, आज भी कहा कि राज्य निर्माण के पीछे क्या अवधारणा थी और हमारे शहीदों का क्या सपने थे, जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने जो संघर्ष किया, क्या उद्देश्य था, ये स्पष्ट है। और पहली निर्वाचित सरकार और श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी। उधम सिंह नगर में ज्यादातर सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। राज्य के मुखिया से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक मीडिया के सवालों पर दावे तो करते हैं, लेकिन दावा सिर्फ दावा ही लगता है। दिनेशपुर के 2.5 लाख आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में श्री पुलिन कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राम भरोसे चल रहा है। लोगों ने बताया कि पुलिन कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले एक डॉक्टर की नियुक्ति थी, लेकिन उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। 3 महीने हो गए हैं, फिलहाल कोई डॉक्टर नहीं है। एक महिला डॉक्टर गदरपुर से आती है, लेकिन विभागीय काम से सीएम ऑफिस, जिला अस्पताल ऑफिस गदरपुर में उनकी मीटिंग लगी रहती है। अब तो हफ्ते में 1-2 दिन बैठती है, जो काफी नहीं है। अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ पे स्वर्गीय पुलिन बाबू के नाम से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत 3 महीने से कोई डॉक्टर जो थे यहाँ पे उनका ट्रांसफर हो गया है और विगत 3 महीने से एकदम खाली चल रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई भी मरीज, जैसे आजकल हमारे यहाँ से जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उनका अगर अर्जेंट बेसिस पे कोई डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको सीधा रुद्रपुर, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे है, सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। तो रास्ते की भी हालत इतनी खराब है, जो वहाँ तक ले जाते जच्चा बच्चा दोनों के लिए जान और माल की हानि होती है। और विगत कुछ दिन पहले ऐसा ही एक घटना दिनेशपुर में घटित भी हुआ है। सैकड़ों मरीज ओपीडी में आते हैं, बिना दिखाए घर वापस चले जाते हैं। विशेषकर महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि महिला डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को वापस लौटना पड़ता है। 15 किलोमीटर दूर रुद्रपुर जिला अस्पताल या हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में जाना पड़ता है। कई बार रास्ते में ही मरीज की मौत हो जाती है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे दिनेशपुर बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र के यहाँ 2.5-3 लाख से ऊपर की आबादी है। यहाँ पे सिर्फ बंगाली समुदाय नहीं है, अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ रहते हैं। और इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ कोई डॉक्टर तैनात नहीं है। एक डॉक्टर जो थे प्रदीप पांडे जी, जो उनको यहाँ से शिकायत करके उनको यहाँ से
ट्रांसफर करा दिए, क्योंकि वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे और बहुत ही सुलझे हुए काम करते थे, बहुत अच्छे मरीज, वो दिन के सैकड़ों मरीज वो देखते थे। और आजकल डॉक्टर ना होने के कारण यहाँ पे कितने सारे मरीज आते हैं, आके बेरंग होकर घर वापस चले जाते हैं। उधम सिंह नगर में बीजेपी के ही सांसद हैं, बीजेपी के ही विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुखिया उधम सिंह नगर जिले से ही आते हैं। फिर भी कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं किया गया, जिससे लोगों में बीजेपी सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार केवल नाम की है। जी, हम लोग जाके हॉस्पिटल में वो जाके वहाँ हंगामा करेंगे, वहाँ धरना देंगे। हम लोग देखो, हॉस्पिटल है या विद्यालय है, वहाँ जाके नेतागिरी, फालतू की नेतागिरी नहीं होना चाहिए। वहाँ मरीज जाते हैं अपने को दिखाने के लिए। हम लोग नहीं चाहते कि उसके अंदर घुसें, हॉस्पिटल में जाके नेतागिरी करें। अब होगा क्या होगा, फिर हमें गेट में बैठेंगे, हमारे पास और क्या है? हम गेट में बैठने के अलावा और क्या है बताओ? मैं तो आप जो हालात है देखता हूँ, आज आपसे आपने बात किया, आप सरकार तक यदि ये बात जाती है, यदि वो व्यवस्था सुधारते नहीं, हफ्ते 8 दिन में जाके वहाँ बैठ जाएंगे। भाई गली गली घूमने से हमारे लिए तो अच्छा ही है, गली गली घूमने से वहाँ जाके बैठेंगे, व्यवस्था सुधार होगा, लोगों को अच्छा लगेगा। पूर्व विधायक का कहना है कि बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल रही है। दिनेशपुर में स्थायी डॉक्टर नियुक्त न होने के कारण मरीज को सिर्फ रेफर कर दिया जाता है। 60 के दशक में इस अस्पताल को बनाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय में अस्पताल का निर्माण हुआ था। समस्या ये है कि यहाँ विपक्ष की छोड़िए, सत्ता वो पक्ष के लोगों की नहीं मानी जा रही है। अरविंद पांडे सत्ता पक्ष का विधायक है, उनकी नहीं मानी जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं की मानी जा रही है, नहीं मानी जा रही है। आपस में ये लड़ रहे हैं। कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि गदरपुर रोड बनना चाहिए, बड़े बड़े गड्ढे हैं। और अभी मुख्यमंत्री ने आपके घोषणा किया था कि गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे, और इस समय सारे विधायक बिहार के गड्ढे को पाटने में लगे पड़े हैं। यहाँ कोई है नहीं, कोई जिम्मेदार लोग है नहीं। मुझे लग रहा है कुछ दिन में मुख्यमंत्री भी चले जाएंगे। अरे यहाँ का काम भी तो देखो। मौजूदा वक्त में अस्पताल में स्थायी रूप से ना तो नर्स है, ना ही वार्ड बॉय। 3 महीने से बिना डॉक्टर ही अस्पताल चल रहा है। उत्तराखंड सरकार राज्य गठन के 25 वर्ष की उपलब्धियां गिना रही है, जो अजीब भी लगता है और बड़ा सवाल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।